हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है पार्ट 9। तो मेरी तुम लोगों से बस 2 ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को भाई लास्ट तक देखना और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करें। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि विश सभी को ट्रेनिंग के लिए लेके निकल जाता है और दूसरी तरफ बुल्मा भी ब्रोली और उसके दोस्तों के साथ यूनिवर्स 6 की तरफ निकल जाती है और तभी जैको अपनी शिप की स्पीड बहुत ही तेज कर देता है। ये स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि सबके सब उड़ने को हो जाते हैं। सबको एकदम से झटका लगता है और वो सबके सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि जैको ने ये बिना बताए किया होता है। जैको की इस हरकत पे बुल्मा बहुत ही गुस्से से बोलती है, जैको मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी हमें विश और बाकी सबको दिखाया जाता है। वो सब बहुत ही चिल होते हैं। विश बोलता है हम पहुँच गए। हम देखते हैं कि वो सब यूनिवर्स 9 में होते हैं और वो सब के सब एक प्लेनेट की तरफ जा रहे होते हैं। इस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट कैलेमेंट। विश उन सभी को बोलता है हम अपनी पहली मंजिल पे पहुंच चुके हैं। तभी क्रिलिन विश को बोलता है, सर विश आप तो एक कमाल के टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं। और विश को क्रिलिन की बात समझ ही नहीं आई होती। विश बोलता है कमाल का टैक क्या? इसको पता ही नहीं होता कि टैक्सी होती क्या है। और फाइनली वो सब उस प्लेनेट के बहुत ही पास आ जाते हैं और गोहान उस प्लेनेट को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। गोहान बोलता है ये कितना अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा का पूरा प्लेनेट रुई और भाप से बना हुआ है। और विश गोहान की बात का जवाब देते हुए बोलता है तुम काफी हद तक ठीक हो। दरअसल ये प्लेनेट जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि इसके चारों ओर बहुत ही मोटी लेयर है बादलों की। और ये सुन के क्लिन बहुत ही शौक हो जाता है। क्लिन बोलता है क्या सच में ये प्लेनेट इसलिए जाना जाता है? आखिरकार ये लेयर कितनी मोटी है? और विश बोलता है ये बादल 3000 किलोमीटर जितने मोटे हैं। या तुम ये भी कह सकते हो कि ये इस प्लेनेट के आधे हिस्से में भरे हुए हैं और जो इस प्लेनेट की जमीन है वो बिल्कुल बीचों बीच है। और ये सुन के क्लिन और भी ज्यादा शौक हो जाता है। क्लिन बोलता है इतने मोटे और हमें इन सबको पार करके जाना होगा। और तभी विश अपने क्यूब को उस प्लेनेट के बिल्कुल ऊपर ले आता है। हम देखते हैं कि विश कुछ करता है और उस प्लेनेट में बहुत ही बड़ा खड्डा हो जाता है जो कि विश ने किया होता है। और ये देख के गोहान बोलता है लगता है कि अब हमें वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही कहा ना क्रिलिन? और क्रिलिन बोलता है हाँ तूने बिल्कुल सही कहा। और फिर हमें प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें प्लेनेट और उसके लोग दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि अंदर तो बिल्कुल ही अंधेरा है। इस प्लेनेट पे कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही होती सिवाय उस गड्ढे के जो विश ने बनाया है। और तभी धीरे धीरे सभी लोगों का ध्यान उस गड्ढे की तरफ जाने लग जाता है और वो सब के सब बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमें दोबारा से क्लिन को दिखाया जाता है। क्लिन इस गड्ढे को देख के दोबारा से शौक हो जाता है। क्लिन बोलता है जाने का समय हो गया है। गोहान, यामचा, टियन चलो चले। गोहान बोलता है नहीं, यहाँ आप सभी को जाना है, मेरी मंजिल अभी आगे है। यामचा बोलता है फाइनली तुमने वहाँ जाने का डिसीजन ले ही लिया जहाँ तुम जाने के बारे में बात कर रहे थे। गोहान बोलता है हाँ तुम सही समझे, मुझे लगता है वहाँ पे जाना मेरे लिए सबसे सही रहेगा। और तभी टियन गोहान को बोलता है बहुत बढ़िया, गुड लक। गोहान विश को बोलता है विश आप तो समझ ही गए होगे मैं कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ। विश बोलता है हाँ मैं समझ गया गोहान। तभी हम देखते हैं कि क्लिन, टियन, यामचा क्यूब से निकल के उस गड्ढे में कूद जाते हैं। वो सब प्लेनेट के अंदर जा रहे होते हैं। वो सब अपनी पूरी स्पीड से उड़ के नीचे जा रहे होते हैं और विश भी बाकी सभी को लेके वहाँ से निकल जाता है। और कुछ ही समय में क्लिन, यामचा, टियन उस प्लेनेट पे लैंड भी कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स और गोटन एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं। ट्रंक्स बोलता है गोहान आखिरकार यहाँ क्यों उतर गया? गोटन बोलता है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। जिसका मतलब है कि गोहान जिस सीक्रेट जगह पे जाने की बात कर रहा था वो वहाँ पहुँच चुका है और लैंड भी कर चुका है। और इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में प्लेनेट सडाला पे आ जाते हैं और विश का क्यूब अभी अभी वहाँ लैंड होता है। प्लेनेट सडाला को देख के लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। हम देखते हैं कि वहाँ हर जगह साइंस ही साइंस है। वो सब विश के क्यूब को देख के हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि विश के क्यूब जैसी टेक्नोलॉजी तो उन्होंने भी नहीं देखी होती। उनमें से एक सेन विश के क्यूब को देख के बोलता है आखिरकार ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। और तभी वेजिटा उस क्यूब से बाहर आता है और बाहर आते ही वो विश को थैंक्स बोलता है और विश अपने क्यूब को लेके वहाँ से चला जाता है। और उनमें से एक सेन
थोड़ा एक्साइटेड होकर प्रिंस वेजिटा के पास जाता है और बोलता है, 1 मिनट, तुम तो एक सैयन ही हो। और ये सुन के प्रिंस वेजिटा उसे हल्के से हाथ से मारता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वेजिटा बोलता है, एक सैयन, बेवकूफ, मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ। और ये देख के वहाँ खड़े सभी के सभी सैयन्स बहुत ही शौक और कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन सभी को गुस्सा आने लग जाता है। उनमें से एक सैयन बोलता है, अगर तुम यहाँ लड़ने आए हो तो हम सब भी तैयार हैं। और ये बोलते ही वो सब लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वेजिटा उन सब की तरफ ध्यान से देख के बोलता है, एक हाथ वाला सैन, एक आँख वाला सैन, और पूरी की पूरी आर्मी बस कमजोरी से भरी हुई है। तुम सबको देख के लग रहा है कि तुम सबका पावर लेवल मिला के भी 1000 से ऊपर नहीं होगा। मुझे नहीं लगा था यहाँ आने के बाद मुझे इस हद तक गिरना पड़ेगा। वेजिटा की बातें सुन के और देख के लग रहा होता है कि यहाँ आने के बाद वो अपने पुराने अंदाज में वापस आ चुका है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें वापस से ट्रंक्स और गोटेन को दिखाया जाता है। अब बस विश के साथ वही दोनों बचे हैं। वो दोनों ही बीरस के प्लेनेट को पहली बार देख रहे होते हैं और वो इसे देख के बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। ट्रंक्स बोलता है, गोटन, वो देखो बीरस का प्लेनेट। गोटन बोलता है, ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी छोटा है। ट्रंक्स बोलता है, छोटे होने से क्या ही फर्क पड़ता है, ये सोचो कि पूरा का पूरा प्लेनेट तुम्हारे नाम पे है, ये कितना कूल है। तभी हम देखते हैं कि विश का क्यूब बीरस के प्लेनेट पे बस पहुंच ही गया है और बीरस विश के क्यूब को देख के खड़ा हो जाता है। और बीरस विश के क्यूब को देख के थोड़ा सा नाराज हो रहा होता है। बीरस बोलता है, वो विश, ये क्या बेवकूफी है। और बीरस ये गोटन और ट्रंक को देख के बोल रहा होता है। और फाइनली वो सब बीरस के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और क्यूब से बाहर आ जाते हैं। और विश क्यूब से बाहर आते ही हंसने लग जाता है और बोलता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं लॉर्ड बीरस, कोई आपके प्लेनेट पे आए तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। बीरस बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब सैयन्स की छुट्टी मनाने की नहीं है, इन सबको अभी के अभी इनके घर वापस छोड़ के आओ। और वैसे भी मुझे यहाँ बच्चे पसंद नहीं है। और बीरस की बात सुन के गोटन थोड़ा सा शौक हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। गोटन बोलता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें लगता है कि हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे डैड शायद अभी तक मर चुके होंगे। और बीरस गोटन की बात सुन के थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। बीरस बोलता है, बच्चे अपनी जुबान संभाल के बात करो, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी वॉर शुरू होने वाली है और ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे फादर के बारे में चिंता करने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और वैसे भी गोकू बहुत ही गुस्से वाला था, तो उसकी आज नहीं तो कल मौत तो होनी थी। और लॉर्ड बीरस की बात सुन के गोटन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गोकू के बारे में सोचने लग जाता है। गोकू के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और बीरस के ऊपर गोटन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सीधा सुपर सैयन में बदल जाता है और लॉर्ड बीरस के ऊपर अटैक कर देता है। और बीरस गोटन को उस पे ऐसे अटैक करते देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीरस गोटन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ये जानते हुए भी वो बीरस पे अटैक कर रहा है, तो या तो वो बहुत ही बेवकूफ है या फिर बहुत ही दिलेर। और गोटन बीरस के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि ट्रंक्स उन दोनों के बीच में आ जाता है। ट्रंक्स समझ जाता है कि गोटन ये सब बहुत ही गुस्से में आके कर रहा है और अगर गोटन ने बीरस पे अटैक किया तो अपनी जान भी गंवा सकता है। ट्रंक्स बोलता है, गोटन क्या तुम पागल हो गए हो? पर गोटन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता, वो बस बीरस को मारना चाहता है। गोटन बोलता है, ट्रंक्स मेरे सामने से हट जाओ। और ये सब देख के बीरस को भी गुस्सा आने लग जाता है और ट्रंक्स अपनी डायरेक्शन चेंज करके दोबारा से बीरस पे अटैक करता है और ट्रंक्स फिर से उन दोनों के बीच में आ जाता है। और इस बार ट्रंक्स भी अपनी सुपर सैयन फॉर्म में चला जाता है। वो बोलता है, गोटन रुक जाओ। गोटन ट्रंक्स को बोलता है, ट्रंक्स प्लीज मेरे सामने से हट जाओ। और ये सब देख के बीरस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बीरस का सारा सबर खत्म हो जाता है और तभी अचानक से बीरस गोटन पे अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से मूव करता है और गोटन के बिल्कुल सामने आ जाता है। और बीरस गोटन के चेहरे को पकड़ लेता है और वो बोलता है, एक बच्चे की तरह रोना बंद करो। और ये बोलते ही वो गोटन को बहुत ही ताकत से दूर फेंक देता है। बीरस ने इतनी ज्यादा ताकत लगाई होती है कि गोटन जाके सीधा एक मून से टकराता है और उस मून के ऊपर बहुत ही बड़ा खड्डा हो जाता है। गोटन को देख के पता चल रहा होता है कि उसे बहुत ही ज्यादा चोट आई है, वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। पर उसके बाद भी गोटन बोलता है, अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बीरस गोटन अच्छे से बोल तक नहीं पा रहा होता, लेकिन उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी
होती। और ये सुनते ही वीरस दोबारा से गोटन के सामने आ जाता है और दोबारा से गोटन के चेहरे को पकड़ लेता है। वीरस डिस्ट्रक्शन बोलने ही वाला होता है कि वो बीच में रुक जाता है। शायद वीरस को याद आया होता है कि ये गोकू का बेटा है और हम सब जानते हैं कि वीरस गोकू की काफी रिस्पेक्ट करता है। वीरस नहीं चाहता कि ये बात और भी आगे बढ़े और अगर गोटन को कुछ हुआ तो गोकू पागल हो जाएगा। उसके बाद या तो वीरस ही बचेगा या फिर गोकू। और तभी वीरस गोटन के सिर पे अपनी उंगली से मारता है और उसकी वजह से गोटन बेहोश हो जाता है और अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। वीरस विश को बहुत ही सीरियस होकर बोलता है, विश इस बार मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, पर अगली बार से मुझे अपने प्लेन पे कोई भी गैस नहीं चाहिए। अब जाओ और इन्हें ले जाओ, इन्हें कहीं और ले जाके ट्रेन करो। और विश वीरस की बात मान जाता है। विश बोलता है ठीक है और ट्रंक्स भी अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाता है, पर अभी भी उसे गोटन की चिंता हो रही होती है। इसके बाद हम वापस से यूनिवर्स 9 में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि टीएन, यामचा, क्रिलिन जमीन पे लैंड हो चुके हैं और लोगों से हेल्प मांग रहे होते हैं ताकि वो ट्राई ऑफ डेंजर को ढूंढ सके, लेकिन कोई भी उनकी बात का जवाब नहीं देता। वो सब के सब इन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। क्रिलिन बोलता है, अजीब सी बात है, लग रहा है कि इन सबको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, पर टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय तो बरगुमो, लेवेंडा और बेसिल सब कुछ समझ पा रहे थे। यामचा बोलता है, खैर अब इस बारे में हम क्या ही कर सकते हैं। और वो सब अपनी चारों ओर देखने लग जाते हैं और तभी ड्राइव ऑफ डेंजर वहाँ आते हैं और उन्हें क्रिलिन और बाकी सब दिखते हैं। बेसिल बोलता है, बारगमो, लेवेंडो वहाँ देखो, तुम्हें नहीं लगता वो यूनिवर्स 7 के योद्धा है जिनसे हम टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम लड़े थे? तुम्हें क्या लगता है जो आसमान में इतना बड़ा गड्ढा बना था जिसके बारे में उस बच्चे ने हमें बताया था, क्या वो इन्होंने बनाया था? और ये सुन के हमें पता चलता है कि वो सब यहाँ उस गड्ढे को देखने आए थे जो विश ने बनाया था। और तभी सीन चेंज होता है और हमें प्लेनेट सडाला को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो बहुत सारी बॉडीज का ढेर पड़ा होता है और वेजिटा उन सब के साइड में खड़ा होता है। ये सब के सब वही सेंस है जो वेजिटा से लड़ने वाले थे, पर इन सबको देख के लग रहा होता है कि वेजिटा को अपने बेस फॉर्म की भी सारी ताकत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी है। और वेजिटा उन सबसे काफी डिसअपॉइंटेड होता है। वेजिटा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा होता कि वो लड़ाई जीत गया है, बल्कि वो तो खुशी नहीं होता क्योंकि वो सहन होके वेजिटा से इतनी आसानी से हार गए। और तभी वेजिटा को एक चिल्लाती हुई आवाज आती है। वो आवाज गुस्से में बोल रही होती है, कौन है जिसने मेरे दोस्तों को पीटा है? और वेजिटा उस आवाज की तरफ मुड़ के देखता है। वेजिटा देखता है ये कोई और नहीं, ये कैलीफ्ला है। और कैलीफ्ला भी वेजिटा को देखती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। कैलीफ्ला गंदा सा चेहरा बना के बोलती है, वेजिटा अब ये यहाँ क्या करने आया है? और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक शिप को दिखाया जाता है। ये शिप अभी अभी यूनिवर्स 6 में एंटर हुआ है। ये शिप जैको का है। जैको बोलता है, हम सब यूनिवर्स 6 में पहुँच चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ज्यादा झटके नहीं लगे होंगे। और वो ये सब हंसते हुए बोल रहा होता है। हम देखते हैं कि जैको के अलावा बस एक ब्रोली है जो अपनी सीट पे है, वरना बाकी सब तो इधर उधर बस पड़े हुए हैं। बुल्मा को जैको पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बुल्मा ने खुद को बचाने के लिए ब्रोली की टांग को पकड़ा होता है, पर बुल्मा जैको को ज्यादा कुछ नहीं बोलती। बुल्मा बोलती है, हम यहाँ मुश्किल से पहुँचे हैं बेवकूफ। और बुल्मा की बात सुन के जैको हंसने लग जाता है। जैको बोलता है, तुम चाहे कुछ भी कहो पर हमारी राइड तो सक्सेसफुल रही और अब समय है प्लेनेट सडाला पे जाने का। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें यूनिवर्स 11 को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मार्गरीटा टोपो को कुछ बता रही होती है। मार्गरीटा बोलती है, लॉर्ड बेलमोड अपनी डिस्ट्रक्शन वाली पावर को नहीं खोएंगे, लेकिन लॉर्ड बेलमोड को 30 लाख साल से भी ज्यादा हो चुका है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हुए, और उनकी इमॉर्टैलिटी सिर्फ तब तक ही उनके पास है जब तक कि वो एक देवता है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के राज कर रहे हैं। और टोपो ये सुनकर थोड़ा सा शौक हो जाता है क्योंकि टोपो को लग रहा होता है कि अगर बेलमोड की जगह वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना तो बेलमोड मर जाएगा। फिर हम बेलमोड को देखते हैं जिसने अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली ड्रेस को नहीं पहना होता। बेलमोड बोलता है, मार्गरीटा ने बिल्कुल सही कहा, पर क्या इसका ये मतलब है कि मैं मर जाऊंगा? ये कोई नहीं जानता, पर इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं पहले ही बहुत ही लंबे समय से जी रहा हूँ और मेरे स्पीसीज को देखते हुए तो बहुत ही ज्यादा। और तभी बेलमोड जिरन, टोपो और डिस्पो की तरफ देख के बोलता है, मैं ये तुम्हें कभी नहीं बता पाया, पर मेरी नजर में तुम तीनों ही एक महान योद्धा हो जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और बेलमोड की बात सुन के टोपो बहुत ही सीरियस हो जाता है और बोलता है, ठीक है अब मैं तैयार हूँ। और टोपो की बात सुनते ही मार्गरीटा एक रिचुअल को शुरू कर देती है। ये रिचुअल होता है एक नई कोड
ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाने का, ताकि पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कुछ ताकत और खासकर इमोर्टैलिटी नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को दी जा सके। और तभी ये रिचुअल शुरू होता है और उनके पास बहुत ही बड़ी बड़ी 2 मूर्तियाँ रखी होती है जो कि चमकने लग जाती है। और फिर हम बेलमोट और टोपो को देखते हैं। उन दोनों की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा दर्द में होते हैं। और तभी मार्गरीटा, जिरन और डिस्को को कुछ महसूस होता है। ये होती है एक नए इंसान की प्रेजेंस। और तभी जिस तरफ से ये आ रही होती है वो सभी उसी तरफ देखने लग जाते हैं। और तभी हमें इन मूर्तियों का रियल साइज दिखाया जाता है। वो सभी के सभी इन मूर्तियों के सामने चींटियों के समान लग रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पास में ही कुछ लैंड हुआ है। और ये देख के जिरन और डिस्को चौकन्ना हो जाते हैं। और डिस्को बोलता है मैं जाके देखता हूँ कि वो क्या है, क्योंकि डिस्को इस यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट बीइंग है। और जिरन बोलता है ठीक है। और ये सुनते ही डिस्को बहुत ही तेजी से भागता है और वहाँ जाता है जहाँ वो चीज लैंड हुई होती है। और डिस्को को कुछ सेकंड भी नहीं लगती वहाँ पहुँचने में। और वहाँ पहुँचते ही डिस्को रुकता है और कंफ्यूज हो जाता है। डिस्को बोलता है ये यहाँ क्या कर रहा है। और इसके बाद हम रिचुअल पे वापस आ जाते हैं। हमें बेलमोट और टोपो को दिखाया जाता है। बेलमोट को देख के लग रहा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ताकत बची ही नहीं है। बेलमोट बिल्कुल एक मरे हुए इंसान, एक लाश के जैसा लग रहा होता है। और ये सब इसलिए हुआ होता है क्योंकि अब उसके पास उसकी इमोर्टैलिटी नहीं है। और दूसरी तरफ टोपो को देख के लग रहा होता है कि वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर उसके लुक्स में कोई भी चेंज नहीं आया होता। और तभी बेलमोट की गर्दन पीछे की तरफ गिर जाती है। और बेलमोट को देख के लग रहा होता है कि वो मर चुका है, पर टोपो अभी भी होश में नहीं आया होता। और फिर अचानक से टोपो अपनी आंखें खोलता है और टोपो से मार्गरीटा पूछती है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। टोपो बोलता है मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। और तभी टोपो का ध्यान बेलमोट की तरफ जाता है। टोपो बेलमोट को देख के घबरा जाता है और टोपो चिल्ला के बोलता है लॉर्ड बेलमोट। और तभी बेलमोट अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है, जैसे कोई खाली ढांचा है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। और ये देख के टोपो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कभी लगा ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। टोपो बेलमोट के सामने आके अपने घुटने रख देता है और वो पछताने लग जाता है। टोपो को लग रहा होता है कि अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनता तो बेलमोट अभी भी जिंदा होता। और तभी हम वहाँ किसी को आते हुए देखते हैं और ये कोई और नहीं, ये गोहान और डिस्को होते हैं। जिसका मतलब है गोहान जिस सीक्रेट जगह पे आना चाहता था वो था यूनिवर्स 11। और तभी गोहान और डिस्को बेलमोट की तरफ देख के हैरान हो जाते हैं। और तभी टोपो गोहान की तरफ हैरानी और डिस्ट्रक्शन नजरों से देखता है। और ये देख के गोहान थोड़ा सा घबरा जाता है। गोहान बोलता है मैं नहीं जानता यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, मैं वो सब कुछ अच्छे से समझ पा रहा हूँ, पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे लगता है तुम सब मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हो। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या बेलमोट मर चुका है और क्या ये सब गोहान को ट्रेन करने में मदद करेंगे? कमेंट में बताओ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 यही खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। और चैप्टर 4 इस सीरीज के वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स में से एक है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।